कार्बन है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में हमारे आर्टर कार्बन क्या करेंगे, हम कंट्रोल्ड कंडीशन में हाफ ऑक्सीडेशन कराएंगे, पूरा पूरा बर्न नहीं करा देंगे। बर्निंग में क्या था, फुल ऑक्सीडेशन हो जा रहा था, कार्बन पूरा ऑक्सीडाइज होकर CO2, हाइड्रोजन पूरा ऑक्सीडाइज होकर H2O। कंट्रोल्ड मतलब क्या होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन में कैसा होने वाला है इसके साथ में, फर्स्ट रिएक्शन CH4 ठीक है, ये है हमारा मीथेन। चलो पहले तो नॉर्मली लिख देते हैं, CH4 प्लस O2। डायरेक्टली रिएक्शन नहीं होगा, हमको किसी ना किसी कैटलिस्ट को लाना पड़ेगा। तो कैटलिस्ट है यहाँ पर कॉपर, साथ में लगा है टेम्परेचर 523 केल्विन का, और उसके साथ लगा है प्रेशर। मतलब कैटलिस्ट भी आ रहा है, प्रेशर भी है और टेम्परेचर भी है, मतलब रिएक्शन इजी नहीं है ना, काफी मशक्कत के बाद ये प्रोसेस पॉसिबल हो पा रहा है। तो ये है हमारा मीथेन। अगर इसको हम देखें मीथेन को, सो CH4 ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड होने वाला है, ऑक्सीजन ऐड हुआ कहाँ पर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में। और जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन ऐड होगा तो ये हो जाएगा आपका HCH और ये हो गया क्या OH। इट मीन्स ये एल्केन से बदल चुका है अल्कोहल में, यानी कि CH4 जो था हमारा ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा CH3OH। लेकिन एक मॉलिक्यूल के साथ में एक ही ऑक्सीजन एटम क्या हुआ, यूटिलाइज हुआ। हमारे पास यहाँ पर दो ऑक्सीजन एटम है, यानी कि हमको लाना पड़ेंगे दो मॉलिक्यूल। 2CH4 प्लस O2 गिव्स 2CH3OH। ये है हमारा कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं क्या, मीथेनॉल। फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन अगर हम देखें इसमें, मीथेन है एज यूजुअल जैसे पहले था, फिर से ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन इस बार कैटलिस्ट चेंज है। कैटलिस्ट है इस बार हमारे पास क्या, मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, और साथ में हमने इसको फिर से हल्का सा टेम्परेचर दिया। कैटलिस्ट बदलने से रिएक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमको प्रोडक्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है ऐसा कि ये जो मीथेन है जिसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो पिछली बार तो हमने केवल एक ही जगह पर ऑक्सीजन ऐड किया कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ तो 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक से ज्यादा जगह भी क्या हो सकता है, ऑक्सीजन ऐड हो सकता है। तो ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड की जगह दो बॉन्ड के बीच में अगर ये ऑक्सीजन ऐड हो, यहाँ पर भी ऐड हो ऑक्सीजन और यहाँ पर भी ऐड हो, अगर दोनों जगह पर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो क्या होगा, तो कंपाउंड हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। ये CH यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पर भी आ गया OH, दोनों जगह पर OH ग्रुप आ चुके हैं। अगर दोनों जगह पर OH ग्रुप आएंगे तो एक ही कार्बन पर कभी भी दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं। एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप और उसी कार्बन से निकलने वाला हाइड्रोजन जो है मिलकर बना देंगे H2O। यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा -H2O। अब बिकॉज इस कार्बन के का भी एक बॉन्ड फ्री हो चुका है, इस कार्बन पे अगर हम फोकस करें तो इसका जो बॉन्ड ना बना था ऑक्सीजन के साथ में वो तो निकल गया, OH ग्रुप के साथ में ये OH तो पूरा पूरा निकल गया, तो कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, साथ में ये H निकला है इसलिए ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड फ्री हुआ है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर आएगा H, ये पुराना H अपनी जगह में,
और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये कंपाउंड हमारा बना है एक एल्डिहाइड HCHO। यानी कि इस प्रोसेस में जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है एक एल्डिहाइड HCHO। सेम रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट आपका बदल गया है क्योंकि आपने कैटलिस्ट चेंज कर दिया है। पहले जहां आप कॉपर का यूज करते थे, अब वहां पर आप यूज किया है मॉलिब्डेनम। तो इसीलिए बोलते हैं केमिस्ट्री में जो रिएजेंट है यही हमारा टूल है। रिएक्टेंट सेम होने के बाद भी प्रोडक्ट आपको अलग मिल रहा है। एक जगह आपको मीथेनॉल मिल रहा है जबकि दूसरी जगह आपको मिल रहा है मीथेनल। ये है हमारा कंपाउंड, एक कार्बन का एल्डिहाइड मीथेनल, या जिसको हम कॉमन नेम में फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड। एक रिएक्शन और देखते हैं, थर्ड रिएक्शन। हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड है दो कार्बन का एल्केन यानी कि CH3 जिसको हम एक साथ C2H6 भी लिख सकते हैं, और इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं O2। और यहाँ पर हमने रिएजेंट जो लिया हुआ है वो लिया है मैग्नीशियम एसीटेट CH3COO होल ट्वाइस Mn, मैग्नीशियम एसीटेट, और साथ में थोड़ा सा टेम्परेचर भी है। अब जब यहाँ पर रिएक्शन करते हैं तो कैसा होगा रिएक्शन? तो रिएक्शन जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये तो हमारा पहला CH3, इसको तो एज इट इज लिख दिए। ये CH3 था जिसके हाइड्रोजन को हम अलग करके लिखते हैं। ये हाइड्रोजन हमने अलग कर दिया, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो हमने जैसे देखा कि ऑक्सीजन एक से ज्यादा बॉन्ड के बीच में भी ऐड हो सकता है, यहाँ पर भी ऐड हो सकता है, और ऊपर में यहाँ पर भी, या नीचे वाले को भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर दोनों जगह ऐड करते हैं तो क्या होता है कि ये CH3 तो एज इट इज आ गया, इस कार्बन पे आया OH जैसे पहले आया था, इस कार्बन पे भी आया OH जैसे पहले आया था, और यहाँ पर आ गया है H। जब ये सिचुएशन आती है तो एक कार्बन से OH और दूसरे वाले कार्बन से H निकलता है, जो हमने आज अभी किया था। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ये CH3 तो रहेगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये H अपनी जगह में आ गया। लेकिन ये रिएजेंट देखता है कि अभी भी इस कार्बन के पास एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, वैकेंट है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड हो सकता है। अभी पॉसिबिलिटी खत्म नहीं हुई है ऑक्सीजन ऐड करने की। ये फिर से इसमें क्या करेगा, ऑक्सीजन ऐड करने की पॉसिबिलिटी ढूंढता है। इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन ऐड होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ गया है OH जिसको हम लिख सकते हैं CH3COOH। तो जो नेट प्रोडक्ट आपको मिलता है वो मिलता है एक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड, दो कार्बन का एल्केन और दो कार्बन का ही एसिड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमने एक रिएजेंट बदल दिया। पहला रिएजेंट जो था केवल एक ही बॉन्ड में क्या करता था, ऑक्सीजन ऐड करता था। सेकंड रिएजेंट जो हमारा मॉलिब्डेनम था ये दो बॉन्ड पर ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, जबकि जो थर्ड रिएजेंट है ये तीनों बॉन्ड पर, जितने कार्बन के तीन बॉन्ड है, तीनों पर ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, तीनों बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसलिए आपका प्रोडक्ट जो है सिर्फ रिएजेंट के चेंज होने से आपका जो नेट प्रोडक्ट है वो आपका चेंज हो रहा है। हमने सबसे पहले रिएजेंट लिया था क्या, कॉपर, मॉलिब्डेनम, और यहाँ पर है मैग्नीज। कॉपर, सिंपल कॉपर, मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड एंड मैग्नीज का एसीटेट। इसलिए हमको ये तीनों रिएजेंट ध्यान में रखने हैं कि तीनों रिएजेंट जब आते हैं तो क्या इफेक्ट दे के जाते हैं। इसलिए तीन रिएजेंट हमारे हमको पता चलते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएजेंट हमको जो मिलता है वो मिलता है कॉपर। कॉपर के साथ में हीट रहेगा और साथ में प्रेशर भी रहेगा। अब एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर लिख के काम ले चला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, और इसके साथ में भी हीट रहेगी। साथ में हमारे पास थर्ड रिएजेंट था मैग्नीज एसीटेट CH3COO होल ट्वाइस और Mn। ये तीनों रिएजेंट अगर आप देखेंगे तो ये आपको देता है एक अल्कोहल,
OH ग्रुप में ट्रांसफॉर्म करता है। ये आपको देता है एक एल्डिहाइड और ये आपको देता है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ठीक है, तो ये है हमारा पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस रिएक्शन की टेंडेंसी रिएजेंट के बेसिस पे ही क्या हो रही है, चेंज हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन के बाद में। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी आते हैं। तो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी क्या, आइसोमेरिज्म या आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन यानी कि फॉर्मेशन किसका होगा, आइसोमर का फॉर्मेशन होगा। क्या लिया है हमने, एक कंपाउंड लिया है फिर से जिसका आइसोमराइजेशन होने वाला है। रिएजेंट रिएक्टेंट हमारे पास CH3 CH2 होल 4। 4 बार CH2 लिखने की जरूरत नहीं है, CH2 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 CH2। ठीक है, आपने लगा दिया होल 4 एंड CH3। इट मीन टोटल क्या है, 4 और एक 5 और ये 6। 6 कार्बन का एल्केन है जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, हेक्सेन। और इस हेक्सेन को हमने रिएक्शन कराया है कौन से रिएजेंट के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl। एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। जब इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये कार्बन की जो चेन है, 6 कार्बन की चेन जो होती है वो टूटती है दो तरीके से। कैसा, पहला एक प्रोडक्ट बनता है CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, जिसको हम बोलते हैं क्या, 6 कार्बन थे जिसमें से एक स्ट्रेट चेन थी 6 कार्बन की। एक कार्बन चेन से निकल के क्या हो गया, ब्रांच बना लिया जिसको हमने बोला है क्या, 2 मिथाइल पेंटेन। और दूसरा हमारा प्रोडक्ट बनता है, ये कार्बन जो निकला है टूट के, सेकंड कार्बन पे भी जुड़ सकता था, थर्ड में भी जुड़ सकता था। तो अगर थर्ड में जुड़ जाए तो CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3 और ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट बनता है 3 मिथाइल पेंटेन। इट मीन्स आपकी जो 6 कार्बन की चेन थी, इसको इसने क्या कर दिया है, रिएक्टेंट में जो हमारे पास 6 कार्बन की चेन थी, इसको इस रिएजेंट ने 5+1 में ब्रेक कर दिया। 5+1, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन जिसमें एक कार्बन ब्रांच में आ गया। तो 6 कार्बन की चेन से ये कन्वर्ट हो चुका है 5+1 कार्बन की चेन में। ये प्रोसेस है क्या, एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl के प्रेजेंस में। ये था हमारा फोर्थ रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम अगली केमिकल प्रॉपर्टीज। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी, फिफ्थ वन, ये है हमारा एरोमेटाइजेशन। यानी कि हमारा जो एल्केन है ये एक एलिफेटिक कंपाउंड है। कोई रिएजेंट क्या करे, इसको एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज कर दे। इट मींस एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज होने का जो प्रोसेस है, एलिफेटिक यानी कि स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन वाली कार्बन चेन से रिंग वाले कंपाउंड में, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड में चेंज होना। एरोमेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज होने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है एरोमेटाइजेशन। एलिफेटिक कंपाउंड will transform into aromatic compound and this process is called aromatization। और इसमें क्या होगा, बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन होगा, हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा क्योंकि एल्केन में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है।
एक्स्ट्रा हाइड्रोजन निकालेंगे तभी डबल बॉन्ड का और रिंग का फॉर्मेशन हो पाएगा, तो डिहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है, सिंपली एन हेक्सेन है, लेकिन हम इसको एक सर्कुलर रिंग में बना के लिख रहे हैं ताकि इसमें से बेंजीन रिंग कन्वर्ट करने में हमको आसानी हो जाए। 1 2 3 4 5 3 2 5 एंड 1 6। ये हमारा था एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। हर काम को करने के लिए बताया कि टूल जो है हमारा रिएजेंट है। यहां पर हम जो रिएजेंट लेते हैं ये लेते हैं क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 और वेनेडियम ऑक्साइड V2O5 या फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3। साथ में टेम्परेचर भी है, 773 केल्विन का टेम्परेचर है और 10 to 20 ATM का प्रेशर है। ठीक है जी। क्रोमियम ऑक्साइड ने अभी हमने देखा था, अगर एल्केन के साथ में रिएक्शन कराए थे क्रोमियम ऑक्साइड का, ये था हमारा क्रोमियम ऑक्साइड, सॉरी कॉपर मोलिब्डेनम ऑक्साइड। एल्केन के साथ में इस मोलिब्डेनम ऑक्साइड का जब रिएक्शन कराए थे, सिंपल टेम्परेचर दिए थे विदाउट प्रेशर, तो ये इसने क्या किया था, अगर एक ही कार्बन है तब इसका रिंग तो नहीं बन सकता, इसको कन्वर्ट कर दिया था अल्कोहल। यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, ये बना रहा है, अगर साइकिल बन सकता है, रिंग बन सकता है, तो उसको एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज करेगा। कैसे करेगा, सारे कार्बन जितने भी हैं उसमें से एक एक हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, यहाँ से जहां पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ से तो 2 हाइड्रोजन कम होंगे, और जहां CH2 है यहाँ से एक एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। इट मीन्स हर कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन बस बचेगा। इसमें से निकलेंगे -2 हाइड्रोजन, यहां से भी निकलेगा -2 हाइड्रोजन, और बाकी जितने CH2 वाले हैं ग्रुप, यहां से निकलेगा -H, एक एक हाइड्रोजन निकलता जाएगा, -H, यहां से भी -H। और इस तरीके से सारे जो कार्बन हैं ये बचेंगे सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ में, CH 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 CH। अगर इस सिचुएशन में हम देखें तो ये जो कार्बन है इसने एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बनाया ऊपर, एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया नीचे, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाया, मतलब टोटल 3 ही बॉन्ड इसने बनाए हैं, इसका एक बॉन्ड बनाना बचा हुआ है। जबकि टर्मिनल वाले कार्बन को देखें जो दोनों किनारे पर है, इसने एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है, टोटल 2 ही बॉन्ड बनाया है। इस कार्बन ने भी एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ केवल 2 ही बॉन्ड बनाया है, मतलब 2 और बनाने हैं, तो एक बॉन्ड तो ये आपस में बना लिए। अब हो गए टोटल 3 बॉन्ड हर कार्बन के, सबको एक एक बॉन्ड और बनाना है, तो ये लोग आपस में बनाते हैं ये एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड। वैसे ही अब इन दोनों का तो हो गया, इन लोगों ने बना दिया अड़ोसी पड़ोसी आपस में डबल बॉन्ड, इन लोगों ने बना दिया डबल बॉन्ड। तो जो हमारा एन हेक्सेन था ये बदल जाता है बेंजीन में। कितने हाइड्रोजन निकले टोटल, 2 2 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन का एटम यहाँ से टोटल रिमूव हो जाते हैं। यानी कि ये जो है C6H12 से C6H14 से C6H6 में बदल जाता है बेंजीन। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हमारा क्या, एरोमेटाइजेशन। अगर 7 कार्बन हो, CH3 CH2 होल 5 CH3, 7 कार्बन हो, और हम इनमें से किसी रिएजेंट का यूज कर लें कि क्रोमियम ऑक्साइड लगा दें Cr2O3, या फिर वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड लगा दें V2O5,
या फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड लगा दें MO2O3, साथ में टेम्परेचर दे दें हम इसको 773 केल्विन, और प्रेशर भी दे दें 220 केल्विन का, 10 to 20 ATM का प्रेशर। तो ये जो 7 कार्बन की जो चेन है, अब 7 कार्बन का रिंग कैसे बना है, तो क्या होगा, 6 कार्बन की तो रिंग बन जाती है, बेंजीन रिंग। 6 कार्बन होते तो बेंजीन रिंग। और जो 7th कार्बन है, ये इसके बाहर भी इस तरीके से आपको दिखाई देगा, CS3। तो बेंजीन के साथ CS3, तो इसको अब बोला जाता है मिथाइल बेंजीन। और इसका एक और नाम भी है जिसको बोला जाता है सिंपली टोलुइन। ये प्रोसेस हुआ किसका, एरोमेटाइजेशन का। फिफ्थ रिएक्शन है हमारा एरोमेटाइजेशन, यानी कि हमारे सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज कर दिया गया है। फिफ्थ रिएक्शन। सिक्स्थ रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ स्टीम, यानी कि भाप के साथ रिएक्शन होने वाला है, रिएक्शन विथ स्टीम। तो एरोमेटाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एरोमेटाइजेशन जो है, इसका नाम एकदम खास और पूछा जा सके, ये इंपॉर्टेंट है। आइसोमेराइजेशन नाम खास है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले हमने ये देखा है रिएजेंट। तो रिएजेंट में किसका क्या इफेक्ट है, ये हमको ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि भूलना तो एक नॉर्मल प्रोसेस है ना। ऐसा नहीं कि सर मैं भूल जाता हूँ, हर कोई भूलता है, ठीक है। जितना याद होता है उसमें से कुछ ना कुछ भूल जाता है, इसीलिए हम जितना ज्यादा से ज्यादा याद कर सकें और जितना कम से कम भूल सकें, इसके लिए हमको रिवीजन करना होता है। बाकी उसके बाद भी ऐसा कोई गारंटी नहीं, कोई नहीं पूछता है, इसलिए उसका टेंशन नहीं लेना कि मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। तो रिएक्शन विथ स्टीम, सेम रिएक्शन यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर CH4 मीथेन, मीथेन का हम कर देते हैं, एल्केन में हमने ले लिया है मीथेन, और इसको लेते हैं स्टीम के साथ रिएक्शन। स्टीम तो पानी ही है, तो वाटर इन गैसियस स्टेट है, ठीक है। और साथ में हमारे पास कैटलिस्ट है निकल, निकल के साथ में टेम्परेचर है, पानी तो भाप की कंडीशन है, गर्म तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है, वो होता है कि जो कार्बन है इस ऑक्सीजन को ले लेता है, ये कार्बन एटम जुड़ जाता है इस ऑक्सीजन के साथ में और बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हाइड्रोजन वाटर से भी अलग हो गई है और ये हाइड्रोजन मीथेन से भी अलग हो गई है, यानी कि टोटल हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 3H2। और ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्बिनेशन एक गैस निकलती है, इसको बोला जाता है वाटर गैस। तो 2 नंबर में पूछा था व्हाट इज वाटर गैस, तो वाटर गैस का मतलब ये नहीं कि पानी को भाप बना दिए, ठीक है। तो पानी के साथ में जब मीथेन का रिएक्शन करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन निकलती है, इसी को बोला जाता है वाटर गैस। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टर्म है ये है हमारा क्या, वाटर गैस। व्हाट इज वाटर गैस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, सेवंथ, पाइरोलिसिस। जितने भी प्रोसेस को ऐसे स्पेसिफिक टर्म दिए जाते हैं, ये खुद में क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एरोमेटाइजेशन, पाइरोलिसिस, आइसोमेरिज्म, आइसोमराइजेशन। तो पायरा का मतलब होता है हीट, पायरा मीन्स होता है हीट, एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। पायरा मीन्स हीट एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, यानी कि हम किसी सब्सटेंस को क्या करें, ब्रेक डाउन करें, दैट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस बाय प्रोवाइडिंग हीट, यानी कि गर्म करके किसी चीज का अगर हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पायरोलिसिस। तो यहाँ पर हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं किसको, C6H14, जो हमारा सिंपल क्या था, हेक्सेन था, एन हेक्सेन जो था,
जिसमें हमने सेम ऐसा ही एक रिएक्शन किया था। कौन सा? एरोमेटाइजेशन, जिसमें 5+1 में अभी हमने ब्रेक किया था। तो बोले उससे भी और तरीके से भी टूट सकता है। अभी तो हमने सिर्फ एक ही कार्बन तोड़ा है इसमें से ना, 5+1 निकाला, 6 कार्बन और तरीके से टूट सकते हैं। 773 केल्विन गर्म कर दिया इसको, और जब इसको गर्म कर दिया तो हम इसको देखते हैं कि 3 तरीके से टूट सकता है। एक 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन में ये क्या हो जाए, रिंग बना दे, 6 कार्बन की रिंग C6H12, यानी कि एन हेक्सेन से ये बन जाएगा क्या, साइक्लोहेक्सेन। और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, C6H12 क्या बन गया है, साइक्लोहेक्सेन बन गया। साइक्लोहेक्सेन स्ट्रेट चेन से हो गया, रिंग में चला गया। दूसरा ये हो सकता है कि 4 कार्बन का एक चेन अलग हो जाए, C4H8 एंड C2H6, यानी कि एक एल्केन बन रहा है और एक आपका एल्कीन बन रहा है, C4H8। 4 और 2 में टूट सकते हैं। दूसरा है कि 6 और कैसे टूट सकता है, देखो 5/1 वाला तो हमने देखा था ना आइसोमेराइजेशन में। तो 6 टूट सकता है क्या, 5+1, 4+2। और किस में टूट सकता है, 3 में टूट सकता है, C3H8, सॉरी C3H6, ये भी एल्कीन बनेगा, प्लस C2H4, ये भी एल्कीन है, और साथ में बन रहा है एक एल्केन CH4। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक एल्कीन का जनरल फॉर्मूला मिल रहा है और एक एल्केन का। ये आपका जनरल फॉर्मूला मिल रहा है इन, और ये मिल रहा है एन। यहाँ पर आपको 2 जगह मिलेंगे इन, और एक आपको लास्ट में एन का मिलेगा। इट मीन जो सबसे कम कार्बन में टूटता है वही क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। इससे 4+2 में टूटा तो 2 वाला एल्केन बनाया, 4 वाला एल्कीन का जनरल फॉर्मूला फॉलो करेगा। 3, 2 और 1 में टूटा तो 3 एंड 2 वाले एल्कीन का जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे, एंड 1 जो कार्बन टूटा ये एल्केन बनाएगा। ये है पायरोलिसिस। इट मींस आपने हीट देकर गर्म करके इस मॉलिक्यूल का क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया इस कंपाउंड को। तो इसको बोलते हैं क्या, पायरोलिसिस। ये थे पूरे पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, एल्केन की। एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम लोग जाएंगे किसमें, एल्कीन में। एल्केन में एक चीज आपको और मिलता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, जनरली छोटे चीज में बोली गई है, इसको बोला जाता है कॉन्फॉर्मेशनल कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि ये है मेरा CH3 और ये CH3, यानी कि ये मेरा मॉलिक्यूल है किसका, इथेन का। इथेन मतलब ऐसा है कि ये एक कार्बन ऐसा है, इससे जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन, और ये दूसरा कार्बन है, इससे भी जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन। एक तरीका ये है कि इस तरीके से मॉलिक्यूल बन सकता है। दूसरा तरीका ये है कि 2 कार्बन जो है इसमें जुड़ा ये 1 हाइड्रोजन ऊपर और 2 नीचे, जैसे पहले जुड़े थे। लेकिन दूसरे कार्बन में अपोजिट स्ट्रक्चर हो सकता है, ऊपर में 2 जुड़ते हैं और नीचे में 1 जुड़ता है। तो अगर इसको मैं सामने से देखूं, ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, आमने सामने। जैसे हम किसमें बोलते हैं, अशोक स्तंभ, हमारे देश में जो साइन है अशोक स्तंभ, बोलते हैं 4 शेर है लेकिन दिखते 3 है, क्योंकि सामने वाले शेर के पीछे एक शेर है जो उसके शेर के पीछे छुप गया है।
तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस हाइड्रोजन के पीछे क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन इसको ढक लेगा। अगर आप इस साइड से देखेंगे, है ना, राइट साइड से इसको देखें या लेफ्ट साइड से देखें, दोनों में से किसी एक साइड को देखें, तो ये वाला हाइड्रोजन अपने पीछे वाले हाइड्रोजन को कवर कर लेगा। वैसे ही नीचे के दो हाइड्रोजन आपको पीछे वाले दो हाइड्रोजन को कवर कर लेंगे। यानी कि आपको सामने से केवल तीन ही हाइड्रोजन दिखाई देंगे। तो पीछे वाले को जब ये कवर कर लेता है तो इस अरेंजमेंट को बोला जाता है एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। लाइक सोलर एक्लिप्स जो बोलते हैं, इसको बोला जाता है एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर या एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। और जबकि अगर ये कॉन्फॉर्मेशन है, तो अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो आपको जो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि दो एटम के बीच से, ये ऊपर वाले सामने वाले जो कार्बन है इसके दो हाइड्रोजन है ऊपर में, और एक हाइड्रोजन इसमें है नीचे में, इस तरीके से दो ऊपर में और एक नीचे में। जबकि पीछे वाले कार्बन में एक ऊपर में होगा ऐसा। तो अगर मैं सामने से देखूं, या इसको आप पीछे कर देता हूं, अगर आप उस तरफ से देखेंगे तो इन दोनों के बीच से इसका एक एटम ऊपर का साफ दिखाई देगा, क्योंकि इन दोनों के बीच से निकल रहा है, तो ये इसको ढक नहीं पाएंगे। वैसे ही नीचे में इस तरफ वाले कार्बन एटम के नीचे में दो एटम होंगे, उनके बीच से ये वाला दिखाई देगा, मतलब एक ऊपर में वी बना है और इसके दो एटम ऊपर में एक एटम नीचे में, इसका एक एटम ऊपर में दो नीचे में, तो इन दोनों के बीच से ये दिख रहा है, वैसे नीचे के दोनों के बीच से ये वाला भी दिखेगा। तो जब कवर नहीं होता तो इस कॉन्फॉर्मेशन को बोलते हैं स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो दो तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलता है, एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड। तो एक्लिप्स्ड को शो करने के लिए हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ये कार्बन का एक एटम है, जिसमें से ये जुड़ा एक हाइड्रोजन, ये जुड़ा दूसरा हाइड्रोजन, और ये जुड़ा हमारा तीसरा हाइड्रोजन। तीन हाइड्रोजन एटम यहाँ पर जुड़े हैं। ये सामने वाला कार्बन जो हमारी तरफ से दिखाई दे रहा है, इसके पीछे भी एक कार्बन होगा, उसमें से भी जुड़ेगा एक हाइड्रोजन। इसके पीछे भी क्या है, कार्बन जिसका हाइड्रोजन है। अब पूरा कवर कर किया हुआ है, लेकिन हमको दिखाना पड़ेगा, अगर नहीं दिखाएंगे कवर है तो दिखेगा ही नहीं वो। और वैसे ही यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रहेगा। ये क्या है, पूरे ढके हुए हैं, लेकिन हम इसको सामने दिखाने के लिए बस अलग करके ऐसा दिखा रहे हैं। एक तो ये स्ट्रक्चर सेम टू सेम, जैसा आगे है वैसा ही स्ट्रक्चर पीछे है। दूसरा सीन ये हो सकता है कि ये तो हो गया एक्लिप्स का कंडीशन। अगर स्टैगर्ड में जाए तो स्टैगर्ड में क्या देखने को मिलेगा, कि इसका हाइड्रोजन एटम एक ऊपर और दो एटम नीचे की तरफ ऐसे बॉन्ड बनाए हुए हैं। जबकि पीछे वाले कार्बन में हमको देखने को मिलेगा कि उसके दो एटम ऊपर की तरफ है, केवल यहां से बनाते हैं, दो एटम ऊपर की तरफ और एक एटम नीचे की तरफ। यहाँ पर आपको सामने में देखिए, यहाँ दो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, जबकि सामने वाले में एक ऊपर और दो नीचे। तो ये हमारा क्या है, स्टैगर्ड कंडीशन, इसको बोला जाता है स्टैगर्ड, जब कोई कवर नहीं हो रहा है। जब एक दूसरे को ढक लेंगे तो इसको बोला जाएगा एक्लिप्स्ड। और ये जो हमने इस तरीके से बॉन्ड बना के दिखाया है, इसी को बोला जाता है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। ये थी पूरी पूरी एल्कीन की, सॉरी एल्केन की प्रिपरेशन मेथड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे, कल तो संडे है, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे क्या, एल्कीन और उसके